हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 28 जनवरी 2019 को हुआ था उसके जनरल नॉलेज सेक्शन को डिस्कस करेंगे। यदि हम इस एग्जाम की बात करें तो इसकी समयावधि 120 मिनट रहती है। कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, तो इसका पूर्णांक 300 अंक का होगा। इसमें प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए आधा मार्क्स काट लिया जाता है। तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 25% है। आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करने रहते हैं और इसमें जनरल नॉलेज सेक्शन में पिछली बार 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। और ये भी देखेंगे उनको अप्रोच कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का सीमांकन करती है। तो देखो, ये रेखा है आपका रेड क्लिफ रेखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ को लाइन डिमार्केट करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों जगह लाइन डिमार्केट की गई थी। तो जो 1971-72 में बाद में बांग्लादेश बन गया है पूर्वी पाकिस्तान, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की लाइन उसे भी हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। अच्छा, जो मैकमोहन लाइन की बात करें, ये जो मैकमोहन लाइन है ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में अन्य लाइनों में एक जॉनसन लाइन भी है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। अच्छा, और ये जो मेडिसन लाइन है ये 49 समानांतर लाइन को बोलते हैं, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। और जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी एग्जिस्ट करती है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की लाइन डूरंड लाइन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की भी डूरंड लाइन है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम डूरंड लाइन है। रेड क्लिफ लाइन भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली लाइन है और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेम द यंगर सन ऑफ शिवाजी वाज आल्सो द थर्ड छत्रपति। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। तो देखो, जो शिवाजी महाराज थे उनके एक तो थे संभाजी और एक थे राजा राम। अच्छा, जो संभाजी थे उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया था 11 मार्च 1689 को। संभाजी महाराज को इस्लाम अपनाने से इनकार करने के बाद औरंगजेब ने मार डाला था। तो जो देखो, 1680 तक तो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे थे। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 में, 1627 थे और फिर 1680 में उनकी मृत्यु हुई। 1675 में 74 में उन्होंने कोरोनेशन करवाया था, छत्रपति की उपाधि ली थी। फिर ये 1680 से 1689 तक रहे थे संभाजी महाराज। फिर उसके बाद 1689 से 1700 ईस्वी तक रहे थे राजा राम। अच्छा, जब राजा राम की मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई ने राजा राम के बेटे, 4 साल के बेटे थे शिवाजी द्वितीय, उनको गद्दी पर बैठाया और उसके बाद शासन किया। फिर क्या हुआ था, 1700 ईस्वी में ये ताराबाई शासन संभाला था। फिर 1707 में साहू जी जो संभाजी के बेटे थे, वो उधर में बहादुर शाह जब जो प्रथम था उसने उनको कैद से मुक्त किया। तब खेड़ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, जिसमें बाजीराव की मदद से ये साहू जी पेशवा बने थे। साहू जीत गए थे तो बाजीराव पेशवा और साहू सम्राट बने थे। तो शिवाजी के ये छोटे बेटे का नाम है राजा राम। और एक्सप्लेनेशन देखें तो शिवाजी महाराज के सबसे छोटे पुत्र छत्रपति राजा राम भोसले का जन्म 1661 में फोर्ट रायगढ़ में हुआ था। और फिर तो ये थे राजा राम जिन्होंने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इनकी पत्नी ताराबाई ने शासन किया था 1707 तक। फिर 1707 से 1749 तक साहू जी, और फिर उसके बाद पेशवा से स्टार्ट हो गई थी इनके समानांतर क्रम में ही, जैसे बाजीराव, बालाजी बालाजी विश्वनाथ। और फिर 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हो ही गया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड ऑन 24 जनवरी 1950 बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इंक्लूडेड वुमेन। इसमें कितनी वुमेन थी।
देखो जो हस्तलिखित संविधान था उस पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें हमारी 15 महिलाएं थीं। उन 15 महिलाओं में मेन थी जैसे राजकुमारी अमृत कौर, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी मैस्करीन, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, बेगम एजाज रसूल, ये सब थी। तो इसका आंसर सी होगा। देखो ये संविधान सभा की बात करें तो जो संविधान सभा का जो आइडिया था सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में, और ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा बनी। तो जब संविधान सभा बनी थी तो पहली जो मीटिंग हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई। जो 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अगली मीटिंग आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग में एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वोटिंग के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 वाली मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था, जिसके आधार पर बाद में भारत का प्रियम्बल बना। और जब इसके जो चुनाव जो हुए थे इसमें सबसे पहली में थे 389 सदस्य, जिसमें से 296 उनके थे ब्रिटिश इंडिया के और 93 थे प्रिंसली सीट्स के। और जब चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस को मिली थी 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 और अन्य को मिली थी 15 सीट। तो ये सब आपको संविधान सभा के बारे में था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, अडॉप्ट इनेक्ट ये सब हुआ था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कैन वी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। द्रव का घनत्व नापने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है। तो यदि इन डिवाइसेज में बात करें, जो एनीमोमीटर होती है, एनीमोमीटर वायु की गति और दिशा को मापने के लिए यूज की जाती है। तो विंड स्पीड और डायरेक्शन नापेगी एनीमोमीटर। और ये जो बेवामीटर होता है, बेवामीटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को मेजर करता है। मृदा के भौतिक गुण क्या हैं, मृदा के जो गुण है उस चीज को मेजर करने के लिए हम बेवामीटर का यूज करते हैं। और जो यूडियोमीटर होता है इसको लैब्स में यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कुछ चेंज किया तो गैस की मात्रा में कितना चेंज आया, द्रव में कितना चेंज आया, इस चीज को यूडियोमीटर यूज करते हैं। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान गैस की मात्रा में परिवर्तन को नापने के लिए किया जाता है। और जो बेवामीटर है ये यूज टू फॉर मेजरिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को। एक होता है पिक्नोमीटर। ये पिक्नोमीटर ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड या लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए यूज की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ये डी ऑप्शन आंसर होता। विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो द्रव का घनत्व नापने के लिए पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। एक तरह से हाइड्रोमीटर टाइप का होता है वो। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी विद्या विहार इज लोकेटेड इन विच सिटी। यदि हम जनरली अगर हम देखते हैं तो बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में भी है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। यदि राज्य विश्वविद्यालय यहाँ होता तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का आंसर होता आगरा। लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दूसरी चीज इसमें दिया है विद्या विहार, तो जो विद्या विहार में जो यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है। ये लखनऊ में रायबरेली मार्ग पे है और चारबाग जो रेलवे स्टेशन है उससे 10 किलोमीटर दक्षिण की साइड में है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी 1966 में बनी थी जो लखनऊ वाली है, और जो आगरा वाला विश्वविद्यालय है ये 1927 में बना था। तो इसका आंसर यहाँ लखनऊ होता, ना कि आगरा। आगरा तब होता जब स्टेट यूनिवर्सिटी अगर पूछा होता तो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस लोकेटेड। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इनका मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। आजकल लखनऊ में भी बन रहा है नया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। ये इनकी बिल्डिंग है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन विच ईयर डिड उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, या उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो देखो 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने थे जिन्हें हम ऐसे याद रखते हैं छ ओ झा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, और छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश में से अलग होके। पहले वहां छत्तीसगढ़ थे, 36 किले थे, इसके नाम पर उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है, उस एरिया का नाम।
तो छत्तीसगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छ उ मस उत्तरांचल, पहले उसका नाम उत्तरांचल था, ये उत्तराखंड नाम 2007 में बना है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसे हम उत्तराखंड बोलते हैं आजकल। पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया है। तो ये उत्तराखंड 27वां राज्य हो गया और 26वां राज्य छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद एक और राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना, जो बिहार से अलग हो गया बना झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए ऑप्शन इसका आंसर होता 2000 ईस्वी में। तो और ये बना 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसाना होली इज प्लेड विद, बरसाना होली किसकी सहायता से खेली जाती है? तो बरसाना होली ये टमाटर, आलू, पत्थर या लाठी। तो जो बरसाना होली है इसे हम लट्ठमार होली के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेनली लाठी से खेली जाती है, स्टिक्स की मदद से खेली जाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता, लट्ठमार होली। ये मथुरा वृंदावन के पास है बरसाना, जो राधा जी का गांव है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, द काम्पली फेयर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी। एक काम्पिल त्योहार है, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। तो ये किस समुदाय के लोग इसके मनाते हैं? काम्पिल त्योहार को उत्तर प्रदेश में किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो ये जो समुदाय है ये जैन है, ये जो जैन लोग हैं ये इसको मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक तो इनके 13वें तीर्थकर हुए थे, उनका जन्म वहां हुआ था काम्पिल फर्रुखाबाद में। एक ऐसा माना जाता है कि जो महावीर स्वामी जो इनके 24वें तीर्थकर थे, उन्होंने काम्पिल की यात्रा की थी, इसीलिए जैन लोग वहां इकट्ठे होते हैं। और काम्पिल फर्रुखा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो जो काम्पिल त्योहार है ये काम्पिल फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, जैन कम्युनिटी के द्वारा, जैन समुदाय के लोग मनाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि खाली जगह इज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस इन इंडिया। भारत में जो कथक नृत्य है उसके एक्सपोनेंट कौन है? देखो जो कथक नृत्य है इसका ऐसा माना जाता है कि इसके संस्थापक एक तरह से जो इनका जो ओरिजिन किया था एक ईश्वरी नाम के व्यक्ति ने किया था। और ईश्वरी के ही क्रम में उन्हीं के घर परिवार में आते हैं पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो इसमें जो आंसर है कथक नृत्य का एक्सपोनेंट में ये पंडित बिरजू महाराज आ जाएगा, सी ऑप्शन। अच्छा, और यदि बात करें तो एक जैसे अगर हम इनकी देखें सोनल मानसिंह, जो सोनल मानसिंह है ये इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, ये भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस की नृत्य का है। सोनल मानसिंह ओडिसी की और भरतनाट्यम की। और जो सोनल मानसिंह है, अच्छा सोनल मानसिंह होंगे, एक मल्लिका साराभाई हैं। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी की हो गई, बिरजू महाराज कथक के हो गए। जो मल्लिका साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। और ये इनके बारे में ये है कि जो मल्लिका साराभाई हैं ये मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की बेटी हैं। मृणालिनी साराभाई भी खुद में एक नर्तकी थी और विक्रम साराभाई एक स्पेस साइंटिस्ट थे, स्पेस वैज्ञानिक थे। और उदय शंकर जी किसी क्लासिकल डांस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन्होंने नृत्य शैली के विकास में अपना योगदान दिया है। उदय शंकर जी ये शायद रविशंकर के भाई हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ यूपी पुलिस डिपार्टमेंट। यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में कौन सा नहीं आता? फिजिकल टेस्ट तो आता है जिसमें आपका दौड़ और चेस्ट मेजरमेंट एंड हाइट मेजरमेंट रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका देखा जाता है। एज एलिजिबिलिटी भी देखा जाता है आपका, जैसे पहले 18 से 23 साल थी, अभी 3 साल बढ़ा दी गई है। अच्छा, ये कोई लैंग्वेज टेस्ट इसमें नहीं होता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं आता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता, कोई भाषा टेस्ट नहीं होता। अभी चलते नेक्स्ट। एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू ए लीजेंड विच गॉड सेक्रीफाइस 10 हॉर्सेस ड्यूरिंग दशमेध यज्ञ परफॉर्म्ड एट द दशमेध घाट। देखो वाराणसी में कई घाट हैं, जैसे 80 घाट है,
अस्सी घाट के बारे में ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ 80 दैत्यों का वध किया था। एक 80 घाट के बारे में मान्यता है कि 80 घाट के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, तो तुलसीदास जी ने वहाँ देहावसान किया था, उनका देहावसान हुआ था, तो उसको 80 घाट बोलते हैं। और इसी के पास में एक 10 अश्वमेध घाट है। 10 अश्वमेध यहाँ है कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनमें 10 घोड़ों की आहुति दी गई थी, 10 घोड़ों का बलिदान दिया गया था। तो जो 10 अश्वमेध घाट है ये वाराणसी में ही है, और ये यहाँ जो 10 हॉर्सेज का जो सेक्रीफाइस दिया था वो लॉर्ड ब्रह्मा ने दिया था। तो 10 अश्वमेध घाट उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर वाराणसी के प्रमुख घाट है। यह विश्वनाथ मंदिर के निकट है। ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यहाँ 10 घोड़ों का बलिदान दिया गया था, सेक्रीफाइस किया गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। और अगर परमवीर चक्र शत्रु के सामने वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है, और इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र। तो पहले नंबर परमवीर चक्र, दूसरे महावीर चक्र। यदि शांति की जहां बात हो, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है सबसे बड़ा अशोक चक्र। जो परमवीर चक्र है ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र साहस या बहादुरी पुरस्कार का सर्वोच्च पदक है। यह भूमि पर, समुद्र में या वायु में शत्रु की उपस्थिति में साहस या बहादुरी का, आत्म बलिदान का सबसे विशिष्ट कार्य है। शत्रु की उपस्थिति में होना चाहिए, तब वो मिलता है परमवीर चक्र, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अभी चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन था कि माई पासेज फ्रॉम इंडिया, एक किताब है माई पासेज फ्रॉम इंडिया, इसके लेखक कौन है? जो माई पासेज फ्रॉम इंडिया है इसके लेखक हैं आपके इस्माइल मर्चेंट। तो माई पासेज फ्रॉम इंडिया ये बुक रिटन बाय इस्माइल मर्चेंट, इसके लेखक हैं। अन्य किताबों में यदि बात करें कि इसी टाइम में अन्य एक किताब आई है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अच्छा, इनके नाम इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में नहीं। होम इन द वर्ल्ड के लेखक अमर्त्य सेन हैं। इट इज ए वंडरफुल लाइफ के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। द क्रिसमस पिग के लेखक J.K. रॉलिंग हैं। ये अन्य किताबें जो काफ़ी फेमस हैं आजकल। होम इन द वर्ल्ड के लेखक अमर्त्य सेन, इट इज ए वंडरफुल लाइफ के लेखक रस्किन बॉन्ड, द क्रिसमस पिग के लेखक J.K. रॉलिंग, और माई पासेज फ्रॉम इंडिया के लेखक इस्माइल मर्चेंट। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी मनाने की शुरुआत पहले 1973 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। तो 1974 में पहली बार मनाया गया। फिर अभी हाल फिलहाल में ये सऊदी अरब के द्वारा मनाया जाएगा। एक एक कंट्री इसको थीम करता है, इसकी कुछ थीम भी रहती है। जैसे इंडिया ने भी मनाया है, इंडिया की बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन ऐसा थीम रहा। और ये तो 5 जून को मनाया जाता है, 1974 से मनाना स्टार्ट किया गया है। और UNEP के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो बॉडी है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से लगातार मनाया जा रहा है हर वर्ष, और कोई एक कंट्री इसको, अच्छा, कोई एक कंट्री ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड ए जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार आपका सर फ्रैंक विटल ने किया था। सर फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स इज नॉट ए पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके स्टॉक जो शेयर मार्केट में होते हैं। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व स्टॉक के शेयरों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। वो होती है पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। पब्लिकली लिस्टेड जैसे ट्विटर पब्लिकली लिस्टेड है, फेसबुक पब्लिकली लिस्टेड है, वीवो पब्लिकली लिस्टेड है। लेकिन जो कोरा है ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है। कोरा एक ऐसी साइट है जहां क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। आप कोई क्वेश्चन पे पोस्ट करते हैं, उसका अन्य लोग आंसर पोस्ट करते हैं। लेकिन ये सब सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, जैसे आपका फेसबुक है जिसके संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। किस भारतीय राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है?
वनाच्छादन सबसे ज़्यादा किस में है? वो वनाच्छादन सबसे ज़्यादा है आपको मध्य प्रदेश में। यदि हम बात परसेंटेज एरिया की करते तो परसेंटेज में आपका मिजोरम आता है। मिजोरम का लगभग 85% एरिया वनाच्छादित है। लेकिन मैक्सिमम एरिया के बारे में बात करें, एब्सोल्यूट टर्म के बारे में बात करें, तो वो आपका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश जहां अभी चुनाव हुए हैं और जहां के अभी सीएम बने हैं मोहन यादव। अच्छा, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री फॉलोड। और फिर मध्य प्रदेश के बाद जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिशियल करेंसी ऑफ फिनलैंड। जो फिनलैंड देश है, फिनलैंड की ऑफिशियल करेंसी क्या है? जो फिनलैंड है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में सब में अधिकतर यूरो है मुद्रा। तो जो फिनलैंड की मुद्रा है वो है यूरो। यूरो जैसे ये 50 यूरो, 200 यूरो, 500 यूरो, 100 यूरो। यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की ऑफिशियल मुद्रा आपका यूरो है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि प्योंगयांग, प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग आपका नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग एक है, फिर नीचे दक्षिण कोरिया, ये 38वीं समानांतर रेखा से सेपरेट होते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। किम योंग उन, ये उत्तर कोरिया के बाद तानाशाह है। तो ये आपका प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। इसके ऊपर यहाँ ये चाइना, इधर ये येलो सी और ये इधर ईस्ट सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य नहीं है? तो इसमें यदि बात करें तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एक सिटी भी है, न्यूयॉर्क इसका राज्य भी है। मिनीसोटा भी एक राज्य है। यदि हम इसमें याद करें तो इधर आपका वाशिंगटन हो गया, ओरेगन हो गया, नेवादा हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, टेक्सास हो गया, ये मिनेसोटा हो गया, मिनेसोटा हो गया, और ये जॉर्जिया है। ये जो अटलांटा दिया है, अटलांटा जो है जॉर्जिया की राजधानी है। तो स्टेट ये नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो अटलांटा ये जॉर्जिया की राजधानी है। अटलांटा अमेरिकी राज्य, जॉर्जिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो ये राजधानी है, बाकी सब स्टेट हैं। लुसियाना भी स्टेट है। जैसे ये देखो, ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क इधर रहा, न्यूयॉर्क हो गया। उसके बाद ये कंसास हो गया, मिशिगन हो गया, और ये लुसियाना, ये रहा लुसियाना भी हो गया, मिनेसोटा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। ये सब राज्य हैं। बाकी और हमें से यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये लुसियाना ये रहा, न्यूयॉर्क ये रहा, वाशिंगटन यहाँ रहा, एरिजोना ये रहा, नेवादा ये रहा, कैलिफोर्निया ये रहा, और कोलोराडो ये रहा, कंसास ये रहा, न्यू मैक्सिको ये रहा, मिनेसोटा ये रहा, और जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा। तो वो राजधानी दी हुई है, राज्य नहीं है। तो इसीलिए उसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ लक्षद्वीप स्पीक विच अदर लैंग्वेज बिसाइड्स मलयालम? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम के अलावा महल बोलते हैं सबसे ज़्यादा। महल, महल ये मिनिको द्वीप के लोग बोलते हैं। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि मिनिको द्वीप पर माही या मलहल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। और यहाँ फिर महल के बाद फिर हिंदी आती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, महल। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इज एन एंशियंट फोक डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम उड़ीसा? उड़ीसा से उत्पन्न एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है जो उड़ीसा से उत्पन्न है? उड़ीसा से उत्पन्न, इसमें घुमुरा है। घुमुरा, घुमुरा इज ए फोक डांस ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले का राज्य घुमरा, लोक नृत्य घुमरा। और जो पुलिकली है ये है केरला का, केरला की फोक आर्ट है पुलिकली। और जो रोतनाचा है, रोतनाचा ये मेनली छत्तीसगढ़ में होता है और इसको यादव लोग परफॉर्म करते हैं। यादव लोग जो अपने को कृष्ण का वंशज मानते हैं। रोतनाच इस डांस परफॉर्म बाय यादव और ये छत्तीसगढ़ का है।
और डोलू कुनीथा ये ट्रेडिशनल डांस है कर्नाटक का। कर्नाटक का है डोलू कुनीथा। फुलिकली ये उड़ीसा का है। और रौत नाच है छत्तीसगढ़ का। और घुमरा ये ओरिजिनेट हुआ है उड़ीसा से। चलते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा से ओडिसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2018 यूनियन बजट द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इंक्रीज्ड। 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो आजकल का जो वेतन है अभी भी है वो 5 लाख पर मंथ है। सबसे ज़्यादा वेतन है राष्ट्रपति का 5 लाख पर मंथ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव्स ए मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख पर मंथ। तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर महीने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काकोरी ट्रेन रोबरी वाज कंसीव्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल और कौन थे? तो जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, और कुछ हद तक ऐसा बोला जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो ये 1925 के आसपास की घटना है। काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की थी। तो इसमें जो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अशफाक उल्ला खां। ये खुदीराम बोस इससे नहीं थे। खुदीराम बोस वो थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने बम फेंका था 1907-8 के दौरान। खुदीराम बोस ऐसे पहले सबसे यंग क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई थी। ये 1907-8 के आसपास की घटना है। तो इसमें फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को दिल्ली से पकड़ा गया था बाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। सबको अलग अलग जगह फांसी दी गई थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागरू इज वन ऑफ द फेमस सेंटर ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। बागरू जो है हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ये जो बागरू जगह है ये राजस्थान के जयपुर में पड़ती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो राजस्थान आएगा। बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के बगरू गांव में चिप्पा समुदाय द्वारा किए गए प्राकृतिक रंग के साथ मुद्रण की एक पारंपरिक तकनीक है। बागरू राजस्थान में जयपुर से 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। यहाँ चिप्पा समुदाय के लोगों के द्वारा ये हस्त ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। बागरू ये राजस्थान में जयपुर के पास। अभी चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन था कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किस महाराजा के द्वारा किया गया था? जैसे जयपुर जो बसाया था वो राजा जयसिंह ने बनाया था। तो सवाई जयसिंह के बाद इन्हीं के शायद नाती ये हुए हैं सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये जयपुर में है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस ये आजकल संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, शायद 9वें महासचिव हैं। अच्छा, इससे पहले महासचिव जैसे बान की मून रहे हैं, त्रिगवेली रहे हैं। तो जो निवर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस ये किस देश के हैं, किस देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं? ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये पुर्तगाल के हैं। इन्होंने लगभग 20 साल राजनीति में बिताए थे। उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस 1995-2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान वह पूर्वी तिमोर में संकट को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल थे और अब ये लगातार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो ये पुर्तगाल देश के हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 1995 से 2002 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर में एक अंग है आपका अग्न्याशय, पेंक्रियाज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। जो पेंक्रियाज है इसमें ग्लूकागोन भी उत्पन्न होता है और इंसुलिन भी उत्पन्न होता है। इंसुलिन आपका ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये इसका एक तरह से एक्सोक्राइन वर्क हो जाता है। तो ये आपका पेंक्रियाज है। ये आपका गॉल ब्लैडर जैसे पित्ता से बोलते हैं, ये आपका लीवर यकृत, और ये आपका डोडेनम स्प्लीन
का पार्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सी अधातु कमरे के तापमान तरल होती है। देखो धातु में यदि बात करते तो वो Hg हो जाता, मरकरी, पारा। अगर नॉन धातु की बात करें तो नॉन धातु जो नॉन मेटल है उनमें सिर्फ एक ही होती है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जैसे ये आपका एक हेलोजन है। हेलोजन में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये 7वें ग्रुप के तत्व हैं। तो 7th में आ गए आपका, 7th बोलो या 17th बोलो, 17th बोलेंगे हम बड़ी आवर्त सारणी में। तो ये हेलोजन है। हेलोजन में आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन एकमात्र तरल अधातु है। ब्रोमीन, इसका यदि परमाणु क्रमांक बात करूंगा तो ये आपका 35 होगा। ठीक, अभी चल, अच्छा हीलियम की बात करें। हीलियम एक सबसे हल्की गैस है और हीलियम निष्क्रिय गैस है, जो 18वें ग्रुप का पार्ट होगा। मरकरी, मरकरी धातु है। क्लोरीन भी हेलोजन है लेकिन ब्रोमीन होती है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3COOCH2CH3 इज द फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होगा। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये नंबरिंग करेंगे। इसके बाद CH3COO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2CH3 जुड़ा है, तो इसका नाम देंगे पहले तो एथिल। पहले तो एथिल आएगा। एथिल कौन से में आ रहा है, इसी में। अच्छा, CH3COO जो है इसका नाम होता है एथेनॉइट। ये इसका IUPAC नाम है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो CH3COO C2H5 है, इसको वैसे तो बोलेंगे, इसका कॉमन नेम तो एथिल एसीटेट। जैसे CH3COOH एसीटिक अम्ल होगा, CH3COOH, वैसे एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम, वैसे एसीटिक अम्ल। इसी हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें जो आंसर होगा ये एथिल एथेनॉइट होगा। तो पहले हम इसको देखेंगे, जो CH2CH3 से एथिल, यहाँ से आएगा एथिल, और फिर उसके बाद एथेनॉइट, इस तरह से IUPAC नाम। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। देखो यदि परमाणु त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। तो यानी कि जो सबसे कम जो होती है परमाणु त्रिज्या वो होती है हीलियम की, और जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है फ्रेंसियम की। तो यदि हम इसमें बात करेंगे तो भाई इधर से इधर जाएंगे घटेगी। अब हेलोजनों में आ गए तो फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ी होगी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, यानी कि ब्रोमीन से छोटी क्लोरीन की होगी। तो इसमें यदि देखेंगे तो जो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वो क्लोरीन की बैठती है यहाँ। अगर इसमें हीलियम ऑप्शन में दिया होता तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या हीलियम की होती। तो इस ऑप्शन के लिए सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या आपका क्लोरीन की होगी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप और डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। अच्छा, ये जो होते हैं ऊपर से नीचे, इनको हम ग्रुप बोलते हैं और इनको आवर्त बोलते हैं, पीरियड। इस तरह से पीरियड होते हैं, बाएं से दाएं पीरियड और ऊपर से नीचे ग्रुप। तो ग्रुप में जो हेलोजन ग्रुप है ये है हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आते हैं, हेलोजन। और अगर इसको देते हैं, ये क्षार धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको हम क्षार धातु बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं इनको, रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स आपका दूसरे ग्रुप में आते हैं। दूसरे ग्रुप में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इनकी जो संयोजकता होती है 2 होगी। इसमें जैसे सोडियम का 2 8 1, बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे आसानी से डिटैच किया जा सकता है। ये त्यागते हैं, जो त्यागने की प्रवृत्ति होती है उन्हें हम धातु बोलेंगे, और जिनमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसमें अधातु आ जाते हैं। तो अधातुओं में जैसे ये आ जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अच्छा, और ये निष्क्रिय तत्व होते हैं, निष्क्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम, रेडोन। तो ये था, ये यूपी पुलिस
एग्जाम में जनरल नॉलेज सेक्शन में पूछे गए 38 क्वेश्चन थे जो इस एग्जाम के लिए रिलीवेंट हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आगे की वीडियो में हम अन्य पेपर्स को उठाएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे और इस पेपर का हिंदी सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।